हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन यहाँ पर क्लास 12th का चैप्टर रे ऑप्टिक्स लेके आए हैं। सेकंड फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स के जो नंबर ऑफ वीडियोस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम इसको बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे एनसीईआरटी लेवल पे, वो बात अलग है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे ये सारे वीडियोस देख लेगा, नीट और जेईई मेंस तक के क्वेश्चन भी आपके कभी नहीं अटकेंगे, गलत भी नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। तो देखो, स्टार्ट में जो रे ऑप्टिक्स है यहाँ पे चर्चा होती है कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स की बात हुई कि ये ऑप्टिक्स है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिक्स है स्टडी ऑफ लाइट, यानी लाइट का अध्ययन। यहां पे अपन समझे कि ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लाइट, लाइट का अध्ययन। अब लाइट क्या है, ठीक है ना। यहां पे अपनी बात होती है फिर लाइट की, यानी प्रकाश की बात होती है यहां पे कि ये लाइट क्या है। तो जो लाइट है वो है, हिंदी मीडियम के लिए बना रहा हूं मैं ये, लाइट क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, जो लाइट है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है, ये याद रखना। यानी लाइट है वो एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, यानी ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, यानी 7 होती है, आप जानते हो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, ठीक है, दर्श्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। तो ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, और इनको एक साथ व्यवस्थित करना वो क्या था, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम था। यानी तरंग दैर्ध्य के एक निश्चित क्रम में, या तो तरंग दैर्ध्य के एक बढ़ते क्रम में या तरंग दैर्ध्य के एक घटते क्रम में, इसको व्यवस्थित करना। ये चीज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग, लास्ट चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही एक भाग है, ठीक है। तो ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। यानी इसमें एक तो आती है रेडियो तरंग, फिर यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं सूक्ष्म तरंग की, ये भी आती है। इसके बाद यहाँ पे अवरक्त तरंग, ये होते क्या है, ये वहां पे अपन देखेंगे। अवरक्त तरंग के बाद दर्श्य प्रकाश, दर्श्य प्रकाश के बाद पराबैंगनी प्रकाश, और पराबैंगनी प्रकाश के बाद यहां पे अपन बात करते हैं एक्सरे और गामा रे। इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना, यही क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। ये है सारा, इनको एक साथ देखना सबको, ये होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम जिस लाइट की चर्चा कर रहे हैं, वो ये जो दर्श्य प्रकाश है ना, इसकी चर्चा करते हैं। रे ऑप्टिक्स और जो वेव ऑप्टिक्स है, वहां पे अपन चर्चा करते हैं दर्श्य प्रकाश की। आपने 8th क्लास या 10th क्लास में, यानी छोटी क्लासों में सुना है दर्श्य प्रकाश, विबग्योर के बारे में, 7 रंगों का प्रकाश, यानी श्वेत प्रकाश, जो इनसे मिलके बना होता है विबग्योर से,
इनकी अपन चर्चा आगे करेंगे। यही होता है दृश्य प्रकाश। अब हमने देखा कि लाइट क्या है, यानी यही है लाइट। तो ये दृश्य प्रकाश क्या है? चर्चा तो अपने यहाँ पे ही होती है ना कि दृश्य प्रकाश क्या है। तो ये कंप्लीट एक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है। इस विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का ये भाग ही तो है दृश्य प्रकाश। इस प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना चाहो तो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 750 एंगस्ट्रॉन्ग। मैं देख रहा हूँ ये छपा है क्या इस साइड अपने बोर्ड पर? हाँ, छप चुका है। ये है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ये वाला मैटर आ गया क्या ये यहाँ तक? क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद क्लास लगाई है ना बेटा, तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ तक दिख रहा है ना। तो ये होता है। तो आज के बाद ये नहीं कि हम पहले डेफिनेशन पढ़ते थे कि वह कारक जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखती है। सीधी सी बात है, लाइट क्या है? लाइट के कारण ही अपन वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे नाइट का समय हो और बल्ब को ऑफ कर दो, क्या उस कमरे में रखी हुई वस्तुएं अपने को दिखाई देती है? नहीं। तो वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती है, क्यों दृश्य होती है? वो सिर्फ इस लाइट की वजह से। और हमने देखा कि जो लाइट है, लाइट क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, या बोल देना कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग लाइट है? प्रकाश है। यानी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का ये भाग क्या है? प्रकाश है। यानी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का यहां पे आप जोड़ देना वह भाग, ऐसे बोल देना, जिसकी तरंग दैर्ध्य, जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। यानी ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक ऐसा भाग है जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच। यानी इस तरंग दैर्ध्य वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वही क्या है? वही लाइट है, याद रखना। या बोल देना वह कारक जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये मामला हुआ। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे मैंने बोल दिया 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, या मैं बोल दूं एक ही बात है, एंगस्ट्रॉन्ग में बोलोगे तो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से और 7500 एंगस्ट्रॉन्ग, ये बोल दूं। कई बुकों में आपको लिखा मिलेगा 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये गलत नहीं है, ये क्या है? एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ठीक है ना। ये नहीं कि यहां से इतना होता है, आसपास की वैल्यू बताई गई है अपने को बुकों में। तो ये अपने को डरने की जरूरत नहीं है। और अपनी एनसीईआरटी बुक में ये लिया गया है तो अपन ने ये यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हुई लाइट की। अब लाइट की प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको पॉज करके छापना चाहो तो छाप लेना, वरना मैं इसके आपको पीडीएफ नोट्स भी डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से छापना चाहो तो वहाँ से छाप सकते हो, लेकिन रफ नोटबुक में अगर आप लिख रहे हो ना वीडियो पॉज करके तो कोई हर्ज नहीं है, तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो बेटा। अब यहाँ हमने इस लाइट के बारे में देखा, यानी एक ऐसा कारक जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखती है। लाइट से ही ये जो दुनिया है वो रंगीन दिखती है, ठीक है। ये रीजन होता है लाइट का। जब लाइट एब्सेंट होती है, लाइट नहीं होती, तब अपने को इसका महत्व पता लगता है, यानी सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट दिखता है। अब ऑप्टिक्स के टाइप की बात करें अपन तो 12th में ही पढ़ेंगे, अभी तक आपने एक ही टाइप पढ़ा है। तो हम बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स एक तो होती है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और एक होती है
वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करें, यानी मैं तरंगदैर्ध्य आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। अपन 11th क्लास में काफी चर्चा कर चुके हैं कि वेव की जो लैम्डा होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। और रे ऑप्टिक्स को जो स्टैंडर्ड बुक होती है, ठीक है ना, उसमें जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इसको, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स का ही नाम है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स का ही नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, तो ये जो वेव ऑप्टिक्स है ये तो आगे वाला चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं रे ऑप्टिक्स की चर्चा करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स क्या है, वो भी यही है, यानी ये फिजिक्स की ब्रांच है, यानी फिजिक्स की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें से ये फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकाश को किरण मानेंगे। प्रकाश को क्या मानेंगे, किरण, और किरण मानते हुए प्रकाश को हम अध्ययन करेंगे प्रकाशीय घटनाओं का। किसका अध्ययन करेंगे, प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन करेंगे। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किरण मानते हुए प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वही क्या है, किरण प्रकाशिकी है। अब प्रकाशीय घटनाएं यानी रे ऑप्टिक्स के अंदर हम बात करेंगे परावर्तन की, ये प्रकाशीय घटनाएं हैं। हम बात करेंगे अपवर्तन की, हम बात करेंगे वर्ण विक्षेपण की। ठीक है, इसमें प्रकाश को तरंग मानेंगे। दोनों ही नेचर होते हैं, वो मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में बताऊंगा। ठीक है, ये कहानी, लेकिन ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें प्रकाश को किरण मानेंगे और प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन करेंगे इनका। लेकिन अपन मोटा मोटी देखें तो रे ऑप्टिक्स में होता है ना, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अब हम यहाँ पे जान चुके हैं कि लैम्डा क्या होती है, इसकी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर कोटि। तो आप यहां से देख सकते हो कि लैम्डा बहुत छोटी है। तो यहां पे रे ऑप्टिक्स में हम जिस ऑब्जेक्ट को काम में लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं मिरर की, दर्पण की बात करते हैं, लेंस की बात करते हैं, दूरदर्शी की बात करते हैं, तो इन ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है। यानी जो रे ऑप्टिक्स होती है ना, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तुएं होती है, उनका जो साइज है वो लैम्डा से काफी बड़ा होता है। यानी एक अच्छी बात आप बता सकते हो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पे जो देखो, सीधी सी बात है, करेंगे तो लाइट की स्टडी ना, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है ना, वो जो लाइट की वेवलेंथ है यानी तरंगदैर्ध्य, उससे काफी बड़ा होता है। यानी ये तो नैनोमीटर कोटि की है और ये मीटर कोटि में आ जाते हैं, इसकी तुलना में काफी बड़ा होता है। और वेव ऑप्टिक्स में अपन क्या देखते हैं कि जैसे आप आज नहीं समझ पाओगे, बाद में हम वहां पे समझेंगे जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। एकल स्लेट, द्विस्लेट, उनका जो साइज है वो लैम्डा के आसपास का होता है, यानी इसके तरंगदैर्ध्य के आसपास होता है साइज, बहुत बड़ा नहीं होता वहां पे। तब अपन किसको, वेव ऑप्टिक्स को यूज में लेके आए। तो इसकी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ये तो ऐसे ही मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश की जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, उसकी बात करते हैं। पॉज करके छाप लो एक बार। वीडियो सही चल रहा है क्या? हाँ, सही दिखाई दे रहा है आपको ना। अब देखो, यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रकाश की विशेषताओं की। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी तो क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अपने 3 या 4 वीडियो हो जाएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ मैटर 10th का है और वो बताना भी पड़ता है बेटा।
क्योंकि हर स्टूडेंट के वो तैयार नहीं होता, और जिनके तैयार है ना वो भी बहुत कुछ नया सीखेंगे यहाँ पे, यानी काफ़ी नया सीखने वाले हो आप। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रकाश की विशेषताओं की। प्रकाश की विशेषताएं, ठीक है। अब प्रकाश की क्या विशेषताएं होती है, प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मामला है यहाँ पे माध्यम का ले ही लेता हूँ। अब जो माध्यम की अपन चर्चा करते हैं, माध्यम क्या है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं जल की बात कर लो, ठीक है, और उसके बाद कांच की बात कर लो, कोई भी मीडियम जहाँ कुछ हो, कुछ पार्टिकल हो, ठीक है, कोई भी मीडियम की अपन बात करें, ठीक है ना। तो जैसे जल, कांच, हीरा आदि ये होते हैं माध्यम। और अब अपन बात करें निर्वात की, तो जब अपन निर्वात की बात करते हैं यानी जहां पर कुछ भी ना हो, जहां पर कुछ भी ना हो, वायु भी नहीं हो, उसे बोलते हैं निर्वात। यानी जहां पर कुछ भी नहीं हो वो चीज है निर्वात, वैक्यूम। अब देखो यहां पे कि सीधी सी बात है, जब कोलिजन होता है तो स्पीड की बात करें, चाल की बात करें तो दिक्कत होती है, ठीक है। कैसे, यानी कोई आदमी है सामने किसी दीवार से या किसी से टकरा जाता है तो उसकी जो चाल है वो बदल जाती है, क्योंकि देखो बाधा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पे हम एक तो बात करते हैं माध्यम की और एक बात करते हैं निर्वात की। और अब जो माध्यम होता है मैं बता देता हूँ, जैसे जल है ये रहा, आगे अपन बात करेंगे अपवर्तनांक की, ये जल है, और ये है कांच, ग्लास। यानी यहाँ पे बात हो रही है वाटर की और यहाँ पे बात हो रही है ग्लास की। तो जब अपवर्तनांक की बात करें, ये मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल, अपवर्तनांक चीज़ क्या है, एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो अपवर्तनांक जल का होता है 1.33, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात है, और ग्लास का होता है 1.52। लेकिन हम ऐसी नॉर्मली भाषा में समझ लें कि जो माध्यम होते हैं इसमें एक तो होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। तो जिसके कण समीप, स से समीप, जिसके कण क्या हो, पास पास हो, तो जिसके कण पास हो। अब देखो वाटर के पार्टिकल की बात करो और कांच के, तो कांच के पार्टिकल ज्यादा समीप है, तो जब इन दोनों की बात करें तो माध्यम सघन ये होगा और विरल ये होगा। अगर वायु की बात करें, हम किसकी बात करें, वायु की बात करें यहाँ पर, तो वायु के पार्टिकल तो और भी दूर होंगे। ये यहाँ पे बात हुई है एयर की। अब देखो जब लाइट एयर से जाए, जब लाइट वाटर से निकले और जब लाइट ग्लास से निकले, देखो प्रकाश किरण की बात करें अपन, तो जब प्रकाश एक तो वायु से निकले, एक जल से और एक कांच से, तो देखो वायु के कण क्या है, दूर, तो पार्टिकल कम टकराएंगे तो बाधा कम उत्पन्न होगी। यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा तो बाधा ज़्यादा उत्पन्न, और यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा तो बाधा और भी ज़्यादा उत्पन्न। सीधी सी बात है, एक आप सीधी सड़क पे दौड़ते हो तो बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है आपके लिए, वायु के पार्टिकल। यानी आप बाइक पे होते हो, आपके हेयर पीछे की ओर हो जाते हैं वायु की वजह से, क्योंकि वायु आपका विरोध कर रही है। और एक अच्छी बारिश हो, आपके घर के सामने जो सड़क है उस पर पानी पड़ा है, ठीक है, मान लो इतना इतना पानी है, आप उस पानी के अंदर दौड़ते हो तो पानी के पार्टिकल क्या है, और ज़्यादा पास है, और ज़्यादा पास, तो पार्टिकल ज़्यादा पास है तो बाधा ज़्यादा उत्पन्न होगी, यानी पानी में आपको दौड़ने में कठिनाई होगी, यानी पानी में जो आपकी चाल है वो क्या होगी, कम,
ठीक है, वायु में आपकी चाल पानी से ज्यादा क्यों थी? क्योंकि पार्टिकल दूर थे। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे इसका वेग क्या होगा, वायु में va बोल दिया, वाटर में vw और ग्लास में vg बोल दिया। अब देखो मीडियम जब डिफरेंट है, माध्यम जब अलग अलग है, ठीक है ना, तो अलग अलग माध्यम है तो वेग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखो va यहां पे ही बता देता हूं, va vw और vg, तो आप जानते हो वेग किस में ज्यादा होगा, वायु में, क्योंकि पार्टिकल दूर थे, बाधा कम थी, तो वायु में ज्यादा। वायु, अब देखो जल और ग्लास में, जल में ज्यादा, क्योंकि जल के पार्टिकल इसके कंपैरिजन में ये पार्टिकल थोड़े दूर है तो यहाँ पे बाधा और थोड़ी कम होगी, तो वाटर में ज्यादा, और ग्लास में इनमें से सबसे कम ही है। तो जो प्रकाश की विशेषता, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट बना सकते हो या एरो का चिन्ह डाल के कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो अब ये तो माध्यम की कहानी थी, तो जब निर्वात की बात होगी तो क्या होगा, तो देखो जब निर्वात की बात होगी यानी जहां पर कुछ भी ना हो, यानी कोई भी पार्टिकल नहीं है, निर्वात में कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो यहाँ पे तो देखो पार्टिकल थे, किसी में पार्टिकल दूर थे, किसी में पार्टिकल पास थे, तो बाधा तो उत्पन्न हो रही थी ना। तो निर्वात में तो कोई पार्टिकल है ही नहीं, निर्वात में मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, तो एक लाइट यहाँ से गुजरेगी, प्रकाश यहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ पे कोई बाधा उत्पन्न होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ पे हमने देखा कि एयर में चाल सबसे ज्यादा थी, ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल कम थे इन तीनों के कंपेयर में, यहां तो पार्टिकल है ही नहीं वैक्यूम में, तो जो निर्वात होता है ना उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, निर्वात में कोई बाधा ही नहीं है तो प्रकाश की चाल होती है वो सर्वाधिक कहां होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, तो आप 2 नंबर पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है, यानी अधिकतम होती है। ठीक है, और अब यहां कोई पार्टिकल टकराएगा ही नहीं, जैसे आप दौड़ रहे हो किसी से टकरा गए, आपकी चाल स्पीड चेंज हो गई, ठीक है, लेकिन यहां तो कोई टकराएगा ही नहीं, तो चाल चेंज होगी क्या, स्पीड चेंज होगी क्या, नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। निर्वात में जो चाल होती है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक बार मैं रफ कर देता हूं इसको, और इन चैप्टरों में हम दर्श्य प्रकाश की बात करते हैं, विबग्योर 7 रंगों वाला प्रकाश। ठीक है, अब देखो बात यहां पे करते हैं निर्वात की, तो हमने देखा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, अधिकतम है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, बदलती नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सी ये क्या होता है, 2.99792458 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है। ठीक है, 2.99792458 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यानी प्रति सेकंड ये इतना चलता है। तो देखो 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हटा दो तो आप सी इतना भी लिख सकते हो, 299 792 और 458 मीटर पर सेकंड। ये एक सेकंड में इतने मीटर चलती हैं। इतने मीटर चलने का मतलब इसको किलोमीटर में बदलो, तो किलोमीटर में बदलोगे तो मीटर की जगह 1000 का भाग दोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अरे मीटर है, किलोमीटर में बदलोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 में। तो देखो सी क्या होगा, 299
92.458 किलोमीटर पर सेकंड। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, चारों लाख, यानी कितना है 29 लाख समथिंग 9792 किलोमीटर पर सेकंड, यानी अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में प्रकाश निर्वात में कितना चलती है, 3 लाख किलोमीटर चलती है, 3 लाख किलोमीटर। तो लाइट की स्पीड आप देख सकते हो, एक सेकंड में इतनी चलती है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। और हम जो ध्यान में रखते हैं बुक के अंदर, अब देखो 2.99, तो इसको 3 लिख दो इसको, और इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपने देखा होगा। ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल जो नहीं बदलती है, ये सर्वाधिक होती है। बाकी तो आप जानते ही हो निर्वात क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये मामला है निर्वात का, ठीक है। आप अगर ऐसे देखो कि जो छिपकली है वो दीवार पे आसानी से क्यों चल पाती है, ठीक है, क्योंकि छिपकली का ये जो पार्ट होता है बिल्कुल प्लेन होता है और दीवार एकदम प्लेन है, तो यहाँ पे चिपक जाती है। तो कहने का मतलब ये जो मामला है यहाँ का, और ये जो दीवार है इसके और इसके संपर्क के बीच में यहाँ पे एयर क्या होती है, छिपकली के यहाँ पे एयर कम होती है, कम होने के कारण वो आसानी से चल पाती है। ऐसे ही आपने सुना होगा एक बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक लोहे का गोला लिया गया था, ऐसे एक लोहे का गोला लिया गया था, इस गोले को बीच से कट किया गया, इस गोले को बीच से कट किया गया था। मैं बता देता हूँ निर्वात की कहानी, ये था निर्वात की चाल। अब क्या हुआ कि ये जो गोला है इसको बीच से कट कर दिया, खोखला गोला था लोहे का। अब ये ऐसे 2 पार्ट हो गए इसके, ये वाला और एक ये वाला, 2 पार्ट हो गए। यानी प्याला आपने देखा है यूं कटोरा, तो इस वाले से और इस वाले से वैक्यूम पाइप से, यानी यहाँ से क्या है कि इसके अंदर ये वाला और ये वाला, इसके अंदर की हवा निकाल ली गई, यानी यहाँ जो हवा थी प्याले के अंदर दोनों से हवा निकाल ली गई। अब हवा निकाल ली गई तो यहाँ पे पानी का अचोर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बन गया निर्वात, क्या बन गया निर्वात। अब इन दोनों के अंदर हवा नहीं है, इन दोनों को पास लेके आए, ठीक है, तो कोई बेल्ट वगैरह नहीं करवाया गया, इसको किसी से चिपकाया भी नहीं गया, पेच भी नहीं कसे गए, सिर्फ अंदर से हवा निकाली और पास लेके आए ऐसे यूं, और ये चिपक गए, और ये चिपक गए। देखो कोई भी बेल्ट, फेविकोल, यानी अगर प्लास्टिक हो तो है ना, तो कुछ भी यूज में नहीं लिया गया, सिर्फ इनको पास लेके आए और यहाँ से हवा निकाल दी गई, यानी इनके अंदर क्या है अब निर्वात है। तो देखो निर्वात की ताकत। फिर 8, यानी यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बनाया कुछ रस्से वगैरह से, इधर 8 घोड़े इधर लगा दिए और 8 घोड़े इधर लगा दिए, इधर 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 इधर, यानी 16 घोड़े हो गए। और यहाँ ये इसको यहाँ से अलग नहीं कर पाया, ये यहाँ से अलग नहीं कर पाया बगैर चिपकाए। ऐसे ही जब कोई प्लेयर यानी क्रिकेट खेल रहा है, उसके पास कैच आया, बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो अपने हाथ को यूँ लेके आता है तो बॉल यहाँ से टकराती है, टकराते ही वो खतरनाक तरीके से यहाँ पे क्या है चिपक जाती है, ऐसे तो चिपक जाती है। तो सीधी सी बात है फोर्स से लगी है, तो जो बॉल का जो सरफेस और ये हथेली है इनके बीच में एयर कम होती है, कम होने के कारण वो यहाँ पे चिपक जाती है, ठीक है। ऐसे ही जब छिपकली की बात करें कि सर हाँ आपने बोला कि ये पार्ट उसका प्लेन, ये भी प्लेन, तो यहाँ पे जब हवा नहीं है तो ये फिर इधर कैसे, यानी ये अलग नहीं हो रही थी, वो कैसे अलग हो रही है। तो देखो सीधी सी बात है, वो पूरा वैक्यूम नहीं बनाती है, वहाँ पे हवा होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये मामला था इसका। इसके बाद
इसकी 2 नंबर विशेषता ये थी। और भी बता देता हूँ कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सरल रेखा में चलता है। एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया था कि जो प्रकाश है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। कैसे? देखो ध्यान से, एक रबड़ का पाइप है खोखला, उस रबड़ के पाइप को ऐसे लिया गया है यूं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ सामने दीवार है और यहाँ पे एक रबड़ का पाइप है यूं। इस पाइप को ऐसे बना दिया गया यूं, ऐसे मोड़ दिया गया। तो पाइप का एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, ठीक है। और यहाँ पे लेज़र लाइट या कुछ भी बोल दो, यहाँ से लाइट भेजी गई इसके अंदर यूं, ठीक है। तो खोखला पाइप है यूं, यहाँ से क्या भेजी जा रही है? लाइट भेजी जा रही है। तो यहाँ पे दीवार पे हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे लाइट पहुँचती है, तो हम देख पाते हैं कि लाइट नहीं पहुँची, लाइट नहीं पहुँची। और साथ में हमने क्या देखा? ये पाइप क्या है? ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर क्या एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, वो गत्ते वगैरह लेके भी आपने 8th क्लास वगैरह में 3 गत्ते लिए, उनके छिद्र एक सरल रेखा में लाइट चली गई, वैसे भी देख सकते हो। लेकिन ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अपने को यहाँ पे देखना है। जब पाइप सीधा है, अब यहाँ से जो लेज़र लाइट या कोई भी है लाइट, यानी यहाँ से लाइट को भेजा गया, प्रकाश को भेजा जाता है। तो देखो ये जो लाइट है ये सीधे यहाँ पे दीवार पे गिरती है यहाँ। इसका मतलब जब पाइप सीधा है तो लाइट आ रही है, और जब पाइप मुड़ा हुआ है तो लाइट नहीं आ रही, ठीक है। तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गतिमान होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये 3 नंबर पॉइंट लिख देना। और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे है? देखो, सन है, जो सूर्य है, उससे हमें क्या मिलती है? सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। तो जब अपन सर्दी की बात करें तो सन से अपने पास लाइट कम पहुंचती है। अब लाइट कम आई यानी प्रकाश कम आया तो अपने पास ऊर्जा कम आई। तो सर्दियों में भूख अच्छी लगती है, अपनी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हमें खाना ज़्यादा खाना पड़ता है। और गर्मियों में क्या होता है कि सन से अपने पास लाइट ज़्यादा आ जाती है, यानी प्रकाश ज़्यादा आ जाता है, यानी गर्मियों में वहाँ से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, तो भूख कम लगती है। और बॉडी को मेंटेन रखने के लिए अपने को कम खाना खाना पड़ता है ना। भूख कम तभी तो लगती है क्योंकि सूर्य से ऊर्जा ज़्यादा मिल जाती है। तो ये एक ऊर्जा का रूप है। अब हमने देखा कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो क्या है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ये होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। यानी इस चैप्टर में और वेव ऑप्टिक्स में जिस प्रकाश का हम अध्ययन करेंगे वो दृश्य प्रकाश होगा, विजिबल लाइट, विबग्योर, वो 7 रंग, सफेद प्रकाश, ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य ये होगी। मैंने आपको अभी अभी बोला कि कई बुकों में 380 से 780, ये अप्रोक्सीमेटली है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में यही है आपके रे ऑप्टिक्स में। अब देखो प्रकाश क्या है, ठीक है। तो वह कारक जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश कहलाता है, क्योंकि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। या इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख देना विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक ये भाग है, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जिसकी तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750
नैनोमीटर होती है। प्रकाश कहलाता है। यानी ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक ऐसा भाग है जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। यही प्रकाश है, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। प्रकाश की विशेषताओं की बात आ गई। अब प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज के बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज के बारे में बताऊंगा। कल अपन परावर्तन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रकाश किरण क्या है। चिंता मत करो, आपको ये अगर वीडियो छोटा लग रहा है तो अपने आगे देखो बेटा, अगर पढ़ना है तो वीडियो छोटे बड़े कुछ नहीं है। मैं आगे 2-2 घंटे 2.5 घंटे के भी वीडियो लेके आने वाला हूँ प्रकाश का। हाँ, आप देख लेना, आपका मन है तो 2 चरणों में देख लेना, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको रफ कर दूं। प्रकाश किरण और किरण पुंज की बात करें तो देखो प्रकाश किरण क्या है। यहां कोई लाइट सोर्स है क्या, यहां पे कोई प्रकाश स्रोत है, इससे बहुत सारी लाइटें जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं इसको। यानी प्रकाश यहां से यहां तक आया, यानी ये जो पॉइंट है हमने बोला ए और ये पॉइंट बोला बी, यानी इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये क्या था, प्रकाश के चलने का पथ था। किधर गए, ए से बी की ओर इधर गए, तो वेक्टर आप पढ़ चुके हो, तो ये लो तीर का चिन्ह इधर लगा दो। तो ये क्या है, प्रकाश के चलने का पथ है। प्रकाश के चलने का पथ है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से क्या, दूसरे बिंदु तक। हाँ, आज ज़्यादा कोई समझाने वाली बात नहीं थी, तो चिंता मत करो, आगे बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है ये वीडियो। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो जो प्रकाश के चलने का जो पथ है ना, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। और प्रकाश किरण को ऐसे दिखाते हैं, देखो ये है डायग्राम, चित्र है किसका, प्रकाश किरण का। चित्र किसका है, प्रकाश किरण का। यानी प्रकाश किरण को देखो, ये एक सरल रेखा है या नहीं, और सरल रेखा कैसी है, तीर वाली। तो प्रकाश किरण को एक तीर वाली सरल रेखा से दर्शाते हैं, ऐसे तीर वाली सरल रेखा से। रे ऑप्टिक्स में आप जितने भी डायग्राम बनाओगे, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन वगैरह दिखाते हैं, परावर्तन, ऐसे लाइट गिराई और ऐसे मोड़ देते हैं, तो ये गिरी है और ये परावर्तित हुई है, ये आपतित हुई है। तो अपने को क्या पता चला, अगर तीर का चिन्ह इधर है तो हम देख लेंगे इधर आई है, और ये इधर है तो इधर आई है। अगर आप ये एरो का निशान यानी तीर का चिन्ह नहीं लगाते हो तो आपका डायग्राम गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है, तीर का चिन्ह लगाना ही लगाना है, और प्रकाश किरण को एक तीर वाली सरल रेखा से दर्शाते हैं। इसके बाद एक होता है किरण पुंज। फिर अपन बात करते हैं किसकी, किरण पुंज की बात करते हैं। ये किरण पुंज क्या होता है, देखो ये क्या है, प्रकाश किरण, ये क्या है, प्रकाश किरण, ये क्या है, प्रकाश किरण, और ये भी क्या है, प्रकाश किरण, और ये क्या है, प्रकाश किरणों का समूह है। प्रकाश किरणों का समूह है। और जो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है ना, ये टोटल, इसको एक साथ क्या बोलते हैं, किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। तो आज ना फर्स्ट डे था, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके चले हैं रे ऑप्टिक्स का,
ठीक है। तो बेटा कल अपन प्रकाशीय घटनाओं में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन पहले प्रावर्तन के बाद हम फिर देखेंगे अपवर्तन, फिर वर्ण विक्षेपण। और ये 10th से काफ़ी हटके, वैसे हटके नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीज़ें 10th की है इसमें, ठीक है, लेकिन काफ़ी बढ़ा चढ़ा के यहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे और रियल में अपने को फील आएगा कि रियल में ऑप्टिक्स क्या है। हम 10th तक रट के आए हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ का प्रूफ देंगे कि I और R इक्वल कैसे हैं, हर एक चीज़ का आपको प्रूफ मिलेगा। हाँ, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो हर एक चीज़ का प्रूफ नहीं दे पाते। जैसे हम देखते हैं कि समतल दर्पण के वस्तु जितनी आगे रखी गई है, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, तो अगर पहले 5 मीटर तो पीछे भी 5 मीटर। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रूफ करूँगा, क्योंकि वहाँ पे बेटा +2 में अपने सिलेबस में भी नहीं होती और वैसे भी 12वीं का सिलेबस बड़ा हो जाता है, तो ऑफलाइन में अपन उतना ही करवा पाते हैं जितना बुक के अंदर होता है। लेकिन ये यहाँ पे 12वीं क्लास के साथ साथ आपका नीट और जेईई मेंस के आपसे क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, बस आप साथ में पढ़ते रहिएगा बेटा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बेटा जी।